तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थॉमस हॉब्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे एक व्यक्ति अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। तो हॉब्स एक बहुत ही महान विचारक था। इसका जो टाइम पीरियड है 1588 से 1679 के बीच रहा है। तो हॉब्स का जब जन्म हुआ था तो वो एक भय के माहौल में हुआ था। भय के माहौल में कैसे हुआ था कि बेसिकली जो स्पेन था उसने अटैक कर दिया था किस पर? ब्रिटेन पर। तो जो हॉब्स था ये कोई मैच्योर बेबी नहीं था। इसका जन्म है ना, जो स्पेन था उसके आक्रमण के कारण प्रीमेच्योर इसका बर्थ हो गया था। तो हॉब्स कहता है कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे, है ना, मैं और डर जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए थे। तो ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्पेन ने आक्रमण किया था एक जंगी जहाज के माध्यम से, उसका नाम था स्पेनिश आर्माडा। तो स्पेनिश आर्माडा के कारण उसका प्रीमेच्योर बर्थ होता है और इसीलिए वो बाद में कहता है कि वह और वह जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए थे। उसके पिता थे, एक पादरी थे, लेकिन एक अन्य पादरी से विवाद के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। तो उसका जो लालन पोषण था उसके जो ना चाचा थे उन्होंने किया था और बाद में इसको राज परिवार में ट्यूटर का जॉब मिल गया था। तो इसने जो अपना जो जॉब है बहुत अच्छे तरीके से किया। देखिए हम आज भी है ना उस राज परिवार को तो भूल गए, लेकिन थॉमस हॉब्स को आज भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि विचार शाश्वत होते हैं। जब हम लोग ग्रीक विचारकों के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, तो वो लोग विचारों को महत्वपूर्ण मानते थे। क्यों? क्योंकि विचार हमेशा शाश्वत रहते हैं, है ना। जो व्यक्ति है या कि मैटर है वो समाप्त हो सकता है, लेकिन विचार कभी समाप्त नहीं होते हैं। थॉमस हॉब्स अगर आज होता तो कितना बड़ा यूट्यूबर होता, कितने मिलियन इसके सब्सक्राइबर होते। तो हालांकि उस समय उसको इतना बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला था। राज परिवार ने थोड़ा बहुत उसको सम्मान दे के इसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। तो इसके जो जीवन में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन हुआ था। प्यूरिटन क्रांति हुई थी। तो ये 1642 से 45 के मध्य ये क्रांति हुई थी। 1642 से 1645 के मध्य क्रांति हुई थी। बेसिकली इसमें जो ब्रिटेन है वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया था। तो गृह युद्ध किसके बीच में था? तो रूढ़िवादी जो कैथोलिक थे, यानी जो रोमन कैथोलिक थे जो कि रूढ़िवादी इन द सेंस कि जो पोप की सत्ता पर विश्वास करते थे, धर्म को सर्वोपरि मानते थे और जो मध्यकालीन विचार थे उनको सपोर्ट करते थे, आधुनिकता की ओर बढ़ना नहीं चाह रहे थे। वर्सेस प्यूरिटन्स कौन थे? तो जो रोमन्स जो मतलब ईसाई होते हैं उनमें दो, आपने देखा होगा कि दो उसमें शाखाएं होती हैं। एक तो कैथोलिक्स होते हैं, दूसरे प्रोटेस्टेंट होते हैं। प्रोटेस्टेंट जो होते हैं ये बेसिकली जो सुधारवादी होते हैं। ये रूढ़िवादी नहीं होते हैं, सुधारवादी होते हैं और ये आधुनिक विचारों से ओतप्रोत होते हैं। तो जो प्यूरिटन्स थे ये बेसिकली प्रोटेस्टेंट थे। उस समय के प्रोटेस्टेंट ईसाई थे जो रोमन कैथोलिक्स थे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो जो प्रोटेस्टेंट ईसाई थे इनका जो महान नेता था वो क्रॉमवेल था। तो क्रॉमवेल के नेतृत्व में ये खड़े हुए थे। और जो प्रोटेस्टेंट थे या प्यूरिटन्स थे वो राजतंत्र का विरोध करते थे और समर्थन ये करते थे, संसद का समर्थन करते थे। तो रोमन कैथोलिक और प्यूरिटन के बीच जो संघर्ष होता है उसमें क्रॉमवेल ने राजा को हरा दिया या कि उसको मार दिया और एक गणराज्य की स्थापना की जो कि 1648 से लेके लगभग 10 साल चला था। 1648 से 1659 के बीच में चला था। और फिर जो क्रॉमवेल था उसकी जब मृत्यु हो गई, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद राजतंत्र पुनः रिस्टोर हो गया था। चलिए थोड़ा सा इसके जो टाइम पीरियड है उसको देख लेते हैं। तो हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड के मल्सबेरी यानी मालबरी नामक स्थान पर हुआ था। और हॉब्स का जब जन्म हुआ था तो स्पेन की जल सेना ने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था, जिसे आर्माडा का युद्ध कहा जाता है। आर्माडा स्पेन के जंगी जो जहाज बेड़ा था उसका नाम था। हॉब्स की माता इस संभावित आक्रमण से इतनी भयभीत हो गई कि उसने हॉब्स को जन्म के पूर्व ही, है ना, उसने हॉब्स को समय से पूर्व ही जन्म दे दिया। हॉब्स के जीवन काल में ही ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसे प्यूरिटन क्रांति कहा जाता है। ये 1642 से 1649 के बीच में हुई थी। इसलिए हॉब्स ने स्वयं कहा है कि वह और वह जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए थे। आई एंड फियर वाज बॉर्न टुगेदर।
हॉब्स एक साधारण गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पिता बिल्टशायर में एक पादरी थे और अपने प्रतिद्वंदी पादरी को आघात पहुंचाने के कारण उन्हें लंदन में छिपकर रहना पड़ा। तो जो हॉब्स है उसका लालन पालन उनके चाचा ने किया था। हॉब्स एक प्रखर बुद्धि का बालक था। अनेक भाषाएं जानता था, जैसे लैटिन भाषा है, फिर ग्रीक भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, इटालियन भाषा है और इंग्लिश भाषा है। और हॉब्स ने अपना जो पहला प्रकाशन था 1629 में थ्यूसाइडाइडिस की जो रचना थी पेलोपोनेशियन बार उसका अनुवाद करके अपनी पहला रचना लिखी थी। बाद में हॉब्स स्टीवर्ट के राजकुमार विलियम कैवेंडिश के ट्यूटर बन गए और कैवेंडिश परिवार के संरक्षण में रहते रहे। अपने पहले संरक्षण की मृत्यु के उपरांत हॉब्स है दूसरे अर्ल ऑफ डेवनशायर के ट्यूटर बने, तीसरे अर्ल ऑफ, है ना। तो इस प्रकार वो एक है ना शिक्षक की भूमिका में, ट्यूटर की भूमिका में रहे और संपूर्ण यूरोप में उन्होंने भ्रमण किया। फिर इसी महाद्वीपीय यात्रा के दौरान उनकी जो मुलाकात हुई थी गैलीलियो से हुई थी और उनके हाथ एक यूक्लिड नामक पुस्तक लग गई थी, द एलिमेंट, है ना। यूक्लिड की पुस्तक थी द एलिमेंट, वो उनके हाथ लग गई थी। उसमें उन्होंने एक थ्योरम को सुलझाया और इस थ्योरम को सुलझाने में जो उनकी जो रुचि थी उसके कारण वो हॉब्स जो है तो ज्यामिति से यानी ज्योमेट्री से वो ज्यादा लगाव करने लगता है। तो हॉब्स को जब यूक्लिड की बुक मिलती है द एलिमेंट, तो उसमें एक थ्योरम को सुलझाने का मौका मिलता है। तो यहाँ से जो हॉब्स है वो ज्यामिति के बारे में बहुत ज्यादा लगाव पैदा कर लेता है। तो कहा जाता है कि, है ना, हॉब्स का मानना था कि अगर हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ज्यामिति या गणित, तो आपने देखा भी होगा कि जब हम लोग मैथ लगाते हैं या कि, है ना, ज्योमेट्री क्वेश्चन हल करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। पेपर दे के आते हैं तो पता चलता है कि टाइम कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि आदमी इतना इन्वॉल्व हो जाता है, इतना कंसंट्रेट हो जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अगर ईश्वर से जुड़ना है तो मैथ एक महत्वपूर्ण साधन है, ऐसा बहुत सारे दार्शनिक मानते हैं। फिर जो है तो विदेश भ्रमण के बाद 1637 में जब हॉब्स इंग्लैंड को लौटा तो जो देश था वो गृह युद्ध की सीमा पर खड़ा हुआ था। उसने राजतंत्र के समर्थन में कुछ पुस्तकें लिखती थी, इसके कारण वह दुविधा में फंस गया। अपनी सुरक्षा के लिए वो पेरिस चला गया था। तो हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में लेवलर्स का आंदोलन चल रहा था। लेवलर्स का आंदोलन चल रहा था जो कि राजनीतिक समानता के, पॉलिटिकल इक्वालिटी के समर्थक थे, है ना, जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के समर्थक थे। और उनके जो प्रतिद्वंदी थे डिगर्स ये भी आंदोलन चला रहे थे और वो आर्थिक समानता की बात कर रहे थे। तो जहां पर लेवलर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे थे, वहीं पर जो डिगर्स हैं वो आर्थिक समानता की बात कर रहे थे। फिर जो हॉब्स है 11 वर्ष तक हॉब्स ने फ्रांस में शाही प्रवासी के रूप में व्यतीत किया और इसी समय उसने गणित और भौतिकी से संबंधित जो विज्ञान पर 3 विस्तृत पुस्तकें लिखने का विचार किया था। जैसे वो मैग्नस ओपस कहता है, मैं एक 3 पुस्तकें लिखूंगा इस पर गणित, है ना। तो गणित और भौतिकी विज्ञान पर 3 विस्तृत पुस्तकें लिखने का विचार किया, जिसका उद्देश्य भौतिक शास्त्र, मानव विज्ञान और समाज विज्ञान की क्रियाओं को पूर्ण संबद्धता से प्रस्तुत करना था। किंतु गृह युद्ध और देश निकाले की स्थिति में उन्होंने अपना ध्यान इससे हटाकर राजनीतिक सिद्धांत की ओर केंद्रित कर दिया। दिसंबर 1979 में लकवाग्रस्त होने के कारण हॉब्स का देहांत हो गया। वे बुद्धिमान, शंकावादी, मानवतावादी विद्वान की तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हॉब्स का एक जीवनी लेखक है, उसका मित्र था और जीवनी लेखक था जॉन आब्रे। तो उसका कहना था कि हॉब्स फिट रहने के लिए व्यायाम करता था, पहाड़ों पर चढ़ता था, टेनिस खेलता था। और मिनोग ने लिखा है कि वह एक ऐसा दार्शनिक था जिसका मृत्यु के प्रति अदार्शनिक रुख था। मृत्यु के प्रति भय को हॉब्स ने मानव प्रकृति का मूल स्वभाव बताया था। तो अब आगे चल के हम जब हॉब्स की रचनाएं पढ़ेंगे, हॉब्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो मृत्यु का भय यानी मौत का भय ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। मौत का भय ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जिसके माध्यम से हॉब्स लोगों को एक निरंकुश राजतंत्र के अंडर डाल देगा, फिर लोगों को प्रेरित करेगा कि वो समझौता करें और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे। तो मौत का डर ही क्यों? क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। क्यों? क्योंकि सभी को बढ़ना था। जब सभी को बढ़ना था, संसाधन सीमित थे, तो किसी न किसी को तो कम पड़ना पड़ेगा ना। तो जब संघर्ष होगा तो कोई ना कोई एक तो हताहत ही होगा। तो मौत का डर बना रहता था। जब मौत का डर बना रहता था तो ऐसा तो बहुत दिन चला, लेकिन लोगों ने सोचा यार ये तो गड़बड़ बात है। तो उन्होंने फिर एक संप्रभु को सारी सत्ता सौंप दी और संप्रभु को हॉब्स क्या बोलता है? लेवियाथन बोलता है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू है कि उसने जो लोग हैं वो एक संप्रभु को अपनी सत्ता सौंप देते हैं, जिसका नाम लेवियाथन है या सी मॉन्स्टर है ना, जिसे जो हॉब्स है वो राज्य का नाम देता है।
और अब वो चीज़ों को मैनेज करेगा, है ना? अब वो चीज़ों को मैनेज करेगा। आगे चल के हॉब्स कहता भी है कि लोगों के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो वो ना निरंकुश संप्रभु के अधीन रह लें, या टोटल chaos में रह लें, या टोटल है ना chaos में रहें, टोटल फियर ऑफ डेथ में रहें। हॉब्स की रचनाएँ देखते हैं तो उसने पहली जो रचना लिखी थी थ्यूसिडाइडस। थ्यूसिडाइडस ये बेसिकली जो थ्यूसिडाइडस था ये है ना, ये एथेंस का इतिहासकार था, हिस्टोरियन था, और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी पेलोपोनेशियन वार के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, है ना? और जिसमें उसने एथेंस और जो युद्ध हुआ था एथेंस और स्पार्टा के मध्य, जिसमें एथेंस हार गया था, तो ये उसकी इसमें वर्णन करता है कि किस प्रकार कौन से कारण रहे जिसके कारण एथेंस हार गया। तो पेलोपोनेशियन वार का हॉब्स ने सबसे पहले ट्रांसलेशन किया। हॉब्स ने होमर के ग्रंथों इलियड व ओडिसी का भी अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। फिर द एलिमेंट ऑफ लॉ जो कि 1640 में लिखी गई। तो एलिमेंट ऑफ लॉ ये जो पुस्तक है ये केपलर एवं गैलीलियो से प्रभावित है ना? तो जैसे केपलर बोलता है कि गति जो है ना इस संसार की हर वस्तु गति कर रही है, तो उसका जो हॉब्स था ये वो भी यही मानता था कि मानव और समाज की भी गति होती है, और वो है ना जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे अंदर जो है ना क्रियाएं होती हैं, उसके कारण मानव और समाज भी गति करता है। तो यह पुस्तक केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियमों यानी लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन व गैलीलियो की गिरती हुई वस्तुओं के नियम से प्रभावित थी। फिर जो डी सीवे एक पुस्तक थी, उसने लिखा थे कब 1642 में। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हॉब्स था एक मैग्नस ओपस लिखना चाहता था। मैग्नस ओपस मतलब एक महान कृति, एक महान कृति लिखना चाहता था। तो वो है ना एक महान कृति लिखना चाहता था, और उसके विषय क्या थे? तो वो चाहता था कि पहले मैं शरीर के बारे में लिखूं, और शरीर के बारे में साइंटिफिक तरीके से लिखूं, है ना? चींटी का भी शरीर होता है, हाथी का भी शरीर होता है, हमारा भी शरीर होता है, लेकिन इनका शरीर मनुष्य के शरीर से कैसे भिन्न है, वो साइंटिफिक तरीके से इनको समझाना चाहता था। फिर वो मानव के बारे में लिखना चाहता था, मानव के स्वभाव, मानव की प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में लिखना चाहता था। और तीसरा वो समाज के बारे में लिखना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच जो ब्रिटेन है वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया। तो उसने कहा कि अब मैं इनको बैक बर्नर पे लगता हूँ, सबसे पहले मैं समाज के बारे में लिखता हूँ। सबसे पहले वो समाज के बारे में लिखता है, और जो उसकी पुस्तक थी डी सीबे इसमें जो डी सीबे पुस्तक थी उसमें हॉब्स ने संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को छुआ है। डी सीबे में जो कि 1942 में लिखी गई थी, उसमें उसने संप्रभुता की परिभाषा एवं उसका स्पष्टीकरण किया है, और यहीं पर वो प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करता है। तो जो डी सीबे में ही उसने प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है, और सबसे पहले वो यहीं पर कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, यानी सबका सबके खिलाफ युद्ध है की अवस्था है। क्या? स्टेट ऑफ नेचर सभी के खिलाफ युद्ध की एक है ना स्थिति है। फिर जो डी सीवे है उसको बाद में अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन हुआ था उसका क्या नाम था? फिलोसॉफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के नाम से छपाया गया था। तो हॉब्स ने वही हमने देखा है कि हॉब्स ने अपनी महान रचना मैग्नस ओपस लिखने की जो योजना तैयार की थी, इस योजना पर कम से 3 चरणों में कार्य होना था। पहले चरण में पदार्थ व शरीर पर, दूसरे चरण में मानव स्वभाव पर, और तीसरे चरण पर सोसाइटी पर काम होना था, है ना? पर ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण तीसरा भाग सबसे पहले लिखा गया 1642 में। उसका नाम क्या था? डी सीवे, और ये पेरिस में लिखा गया था, है ना? पेरिस में। फिर डी कार्पोरेर आती है 1655 में, और डी हुमायून आती है 1658 में, है ना? तो डी सीवे में हमने देखा था कि इसमें समाज के बारे में चर्चा की गई, सोसाइटी के बारे में चर्चा की गई है। फिर डी कार्पोरे में इसमें शरीर के बारे में चर्चा की गई है ना? ये शरीर किस प्रकार से गति करता है ना? उसके बारे में चर्चा की गई है। और इसमें जो डी कार्पोरे पुस्तक है, इसमें जो हॉब्स है वो कहता है कि जो हमारी है ना सभी चीजों का जो केंद्र है वो शक्ति है ना? हर व्यक्ति को शक्ति ही जो है तो प्रभावित कर रही है। तो सभी है ना व्यक्तियों का या सभी चीजों का जो केंद्र बिंदु है वो है शक्ति, ऐसा वो डी कार्पोरे में बताता है। फिर डी हुमायून में ह्यूमन के बारे में यानी मनुष्य के बारे में बात की गई। तो यही है इसमें जो इसकी 3 पुस्तकें मूलतः लैटिन भाषा में लिखी गई हैं, जिसमें 3 विषय हैं: शरीर, मनुष्य और नागरिक। तो अब चलिए डी कार्पोरे के बारे में पढ़ते हैं। ये 1655 में लिखी गई थी। इस ग्रंथ में हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का विवेचन किया है, स्टेट ऑफ नेचर का विवेचन किया है, और यह भी स्पष्ट किया है कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए।
संप्रभु शासन का। तो जो डी सीवे पुस्तक थी उसमें हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में सर्वप्रथम क्या कहा था ये बताया गया है। क्या कहा था कि वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, ये सबका सबके खिलाफ युद्ध है। लेकिन इसकी विवेचना, प्राकृतिक अवस्था की विवेचना, प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है, यहाँ पर मानव का स्वभाव कैसा होता है, लोग किस तरह से रहते हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होती है, इसका जो संपूर्ण स्पष्टीकरण है ये यहीं पर आके देता है। कौन सी पुस्तक में? डी कारपोरे में। लेकिन उसमें जो एक स्टेटमेंट जरूर वो दे देता है प्राकृतिक अवस्था के बारे में सर्वप्रथम, वो डीसीवी पुस्तक में ही कह देता है कि वह इट इज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। चलिए, तो डी कारपोरे में हॉब्स का तर्क है कि विज्ञान का कार्य है विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों को समझना। विज्ञान का क्या काम है? विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों को समझना। बेसिकली जो डी कारपोरे है इसमें उसने फिजिक्स के साथ राजनीति को मिला दिया है ना। तो प्रत्येक जो मनुष्य है प्रत्येक मनुष्य का शरीर घड़ी की तरह जटिल है ना। प्रत्येक मनुष्य का शरीर घड़ी की तरह जटिल है। हृदय स्प्रिंग है, नसें तार हैं, जोड़ टायर हैं जो गति करते हैं। इंद्रियां बाहरी संवेदनाओं से प्रभावित होकर गति करती हैं। जो गतियां व संवेदनाएं आनंद देती हैं वो फेलिसिट यानी सुखदायक कहलाती हैं। जो दर्द देती हैं एबिल यानी बुरी कहलाती हैं। अच्छे या बुरे का आनंददायक दर्दनाक के अलावा कोई और अर्थ नहीं है। तो अच्छे और बुरे का दर्दनाक जो गतियां हैं केवल दो प्रकार की होती हैं। एक तो जो गति होगी जो आपको दुख दे सकती है, दूसरी गति है जो आपको सुख दे सकती है। तो जो सुख है उसे ही क्या कहता है? फेलिसिटी कहता है, फेलिसिटी। और जो दुख है उसे वो इविल कहता है। और ये जो दोनों चीजें हैं ये है ना भौतिक है, भौतिक है। जबकि जो अरस्तु है ये फॉर्म की बात करता है। अरस्तु आगे चल के हम देखेंगे। अरस्तु बेसिकली अरस्तु भी जो गति है और अरस्तु भी सुख की बात ही सुख की बात करता है। लेकिन उसका जो सुख था वो कैसा था? जब हम लोग सुख कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे, जब हम लोग अपना विकास करेंगे, तो वो दूसरे सेंस में बात करता है। फिर जो इसमें आगे हम देख लेते हैं कि इस प्रकार हॉब्स भौतिकवादी एवं सुखवादी दोनों है। हॉब्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की ओर आकर्षित तथा पीड़ा से दूर रहने वाला एक आत्म निहित तंत्र से अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति सुख की ओर आकर्षित होता है और पीड़ा से दूर भागना चाहता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुख मिले और पीड़ा से वो दूर भागना चाहता है। बाद में बेंथम ने भी उपयोगितावाद में इसे स्वीकार किया है। तो बेंथम एक उपयोगितावादी थिंकर था, उसने इन चीजों को स्वीकार किया है। वो भी दो प्रकार के सुख बताता है, दो प्रकार के चीजें बताता है। एक तो है ना सुख है और दूसरा दुख है। दो सॉवरेन होते हैं है ना। एक तो सुख है, दूसरा दुख है। तो व्यक्ति सुख के पीछे भागता है, सुख को अटेन करना चाहता है और दुख को कम से कम रखना चाहता है। तो आगे चल के हम लोग है ना बेंथम के बारे में पढ़ेंगे तो और चीजें स्पष्ट होंगी। हॉब्स का क्या कहना था कि हॉब्स ज्ञान का अंत शक्ति है। ये जो स्टेटमेंट है ज्ञान का अंत शक्ति है, ये डी कारपोरे में दिया गया है। तो इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। डी ह्यूमाइन तो हमने देखा था कि ये 1655 में 1658 में पुस्तक लिखी गई और ये ऑन ह्यूमन यानी ह्यूमंस के बारे में लिखी गई। उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है ना, कैसे वो है ना, उसका स्वभाव कैसे है, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था। बेहमौत ये 1670 में बुक लिखी गई थी। बेहमौत में ब्रिटिश गृह युद्ध का इतिहास है। तो इसी से संबंधित एक और ग्रंथ लिखा गया, द क्वेश्चन कंसर्निंग लिबर्टी, नेसेसिटी एंड चांस। अब हम लोग लेवियाथन के बारे में देखते हैं जो कि ये हॉब्स का मैग्नस ओपम था। ये हॉब्स का मैग्नम ओपस था। तो ये 1651 में लिखी गई है। तो इस तस्वीर को आप देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें एक मुकुट दिख रहा है आपको। मुकुट ये किस चीज को इंडिकेट करता है? मुकुट इंडिकेट कर रहा है राजा को। फिर एक हाथ में जो राजा है उसके एक हाथ में तलवार है जो कि दंड शक्ति को प्रदर्शित करती है। राजा के हाथ में तलवार है यानी राजा सर्वोच्च दंडाधीश है। राजा के हाथ में तलवार क्या इंडिकेट कर रही है? दंड को। और दूसरी हाथ में एक हथौड़िया टाइप का कुछ है जो कि धर्म का प्रतीक है। तो राजा अब एक हाथ में उसके तलवार यानी पूर्ण सॉवरेन है और दूसरे हाथ में है ना एक हथौड़िया टाइप का है जो धर्म का प्रतीक है, यानी अब धर्म भी राजा के अधीन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे आदमी दिख रहे होंगे आपको है ना। तो ये आदमी क्या है? तो स्टेट या कि जो लेवियाथन है इन्हीं से मिलकर बना है। इन आदमियों के कंसेंट से हम आगे पढ़ के जो देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। बेसिकली अभी हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सॉवरेन को सारी पावर देते हैं। तो यही है, ये छोटे छोटे लोग हैं। तो यही सॉवरेन का यानी लेवियाथन का सी मॉन्स्टर का निर्माण करते हैं। लेवियाथन बेसिकली क्या है? कॉमनवेल्थ है। अच्छे से समझो तो कॉमनवेल्थ मतलब राज्य है ना, राज्य। और लेवियाथन ही पुस्तक में जो हॉब्स है उसने राज्य की उत्पत्ति के बारे में और धर्म के बारे में चीजों की चर्चा की है।
तो इसमें देखते हैं, चलिए, लेवियाथन का जो दूसरा शीर्षक है, द मैटर, फॉर्म, पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, इक्लेसियास्टिकल एंड द सिविल। लेवियाथन को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मानव से संबंधित, दूसरा है कॉमनवेल्थ से संबंधित, तीसरा है ईसाई कॉमनवेल्थ से संबंधित, और चौथा है निरंकुश राज्य से संबंधित। निरंकुश राज्य से संबंधित। तो हॉब्स ने लेवियाथन के प्रथम भाग में अरस्तु की इन वैचारिक परंपराओं का खंडन किया है कि मानव सामाजिक प्राणी है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। हॉब्स को प्राकृतिक व स्वाभाविक नहीं बल्कि हॉब्स राज्य को प्राकृतिक व स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम मानता है। तो हम लोग ग्रीक थिंकर्स को पढ़ते हैं, ग्रीक थिंकर्स को यानी प्लेटो और अरस्तु को पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने अरस्तु को पढ़ा था, तब हम लोगों ने तब भी देखा था कि हॉब्स इसका सबसे बड़ा विरोधी है। तो हम लोग इसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, ग्रेटेस्ट मास्टर साइंस कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का पिता कहते हैं। तो इसका विरोध आके हॉब्स करता है, इसीलिए करता है। जो राज्य है, तो जो ग्रीक थिंकर्स थे वो बेसिकली राज्य को क्या मानते हैं, राज्य स्वाभाविक है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। लेकिन जो हॉब्स है वो ऐसा नहीं मानता है। उसका मानना है कि राज्य कृत्रिम संस्था है, यानी आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका निर्माण व्यक्तियों ने स्वयं किया है ना, व्यक्तियों ने आपसी समझौते से इसका निर्माण किया। दूसरा, जो ग्रीक थिंकर थे वो राज्य की उत्पत्ति का उद्देश्य बताते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या बताते हैं प्लेटो और अरिस्टोटल, कि ये व्यक्ति में नैतिकता का विकास करना चाहते हैं, व्यक्ति को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए राज्य का निर्माण। लेकिन जो हॉब्स है ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, न राज्य व्यक्ति को अच्छा बनाता है, न नैतिक बनाता। राज्य का निर्माण बेसिकली सुरक्षा के लिए हुआ है। तो राज्य का जो निर्माण हुआ है सुरक्षा के लिए हुआ है, यह कृत्रिम। हमने मध्यकाल में देखा था, अब हम लोग है ना राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो पढ़ा था कि लेवियाथन में राज्य की उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है, और इसमें धर्म के बारे में चर्चा की गई। तो मध्यकाल में क्या होता था कि जो राजा है वो कैसा है, वो दैवी शक्ति से परिपूर्ण है, यानी राज का जो डिवाइन राइट की बात करते हैं हम लोग राजा के, है ना, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स हम पढ़ते हैं कि राजा ईश्वर का अवतार है और उसमें ईश्वर का शक्तियां विद्यमान है ना, तो इसलिए प्रजा को राजा की है ना जो है तो है ना सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो हॉब्स है ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। राजा है ना, राजा बेसिकली जो लोग हैं उन्होंने आपस में समझौता करके ही राजा को सत्ता दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो डिवाइन राइट है ना, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट है, उसको भी नकार देता है। और उसका मानना था कि राज्य या राजा कृत्रिम है और इसका निर्माण नागरिकों से हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लेवियाथन हॉब्स की अमर कृति है। इसमें प्यूरिटन क्रांति जो कि 1642 से 49 के बीच में हुई थी, वह 1649 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स प्रथम की फांसी के बाद उत्पन्न हुए सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों का प्रतिबिंब दिया हुआ है। लेवियाथन में व्यक्ति व राज्य यानी हॉब्स राज्य को कॉमनवेल्थ कहता है तथा धर्म व राज्य के आपसी संबंधों का वर्णन है। तो वही हमने कहा था कि इसमें व्यक्ति और राज्य तथा धर्म और राज्य के बीच में जो आपसी संबंध है उसके बारे में व्यापक वर्णन किया गया। लेवियाथन के एक हाथ में तलवार है जो राज सत्ता का प्रतीक है, जबकि एक हाथ में दंड है जो धर्म सत्ता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि धर्म सत्ता राज सत्ता के अधीन है। हमने अब धर्म सत्ता भी यानी जो पोप है या कि धर्म की सत्ता है ना, रिलीजन है, अब वो भी स्टेट के नीचे होगा। चर्च राज्य के अधीन होगी। अब चर्च हमने जो बोधिंग को पढ़ा था या और जो थिंकर्स थे तो वो क्या कह रहे थे, जो मध्ययुगीन थिंकर्स थे, है ना, हमने जब थॉमस एक्विनास को पढ़ा था कि जो सावरन तो दोनों है, राज्य भी है और चर्च भी है, लेकिन अगर कहीं पर मतभेद हुआ तो चर्च की बात ज्यादा सुनी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो हॉब्स है वो कहता है कि चर्च भी सभी संस्थानों की तरह एक संस्थान है या सभी संघों की तरह एक संघ है। जैसे बहुत सारे संस्थान होते हैं ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, आर्थिक इंस्टीट्यूशन हो गए, है ना, हमारे सामाजिक इंस्टीट्यूशन हो गए, सामाजिक इंस्टीट्यूशन जैसे कास्ट इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे वो समाज में व्याप्त हैं वैसे ही एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है चर्च, है ना। तो अब वो सभी संस्थानों से तुलना कर देता है चर्च की और ये कह देता है कि जैसे सभी संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण है वैसे ही अब चर्च पर भी राज्य का नियंत्रण होगा। कॉमनवेल्थ राजनीतिक व धार्मिक, लौकिक व पारलौकिक दोनों मामलों में सर्वोपरि है। हॉब्स ने मध्ययुगीन पांडित्यवाद यानी स्कॉलिस्टिक का पूर्णतः खंडन कर धर्म को राजसत्ता के अधीन किया। तो हमने जब हमने आई थिंक थॉमस एक्विनास को पढ़ा था तो हमने स्कॉलिस्टिज्म को पढ़ा था यानी पांडित्यवाद को पढ़ा था। पांडित्यवाद क्या, इसे पांडित्यवाद या स्कॉलिस्टिज्म को पांडित्यवाद या
विश्वविद्यालयवाद कहा जाता है, विश्वविद्यालयवाद कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो स्कॉलिस्टिक थे ये क्या कर रहे थे, ये तर्क को अरस्तु के तर्क को धर्म से मिला दिया था। तो अब ये जो धार्मिक रूढ़ियां हैं उनका विवेचन ये तर्क के आधार पर कर रहे थे, है ना, उन पर तर्क लगा रहे थे। बाइबल की जो है ना विवेचना है या बाइबल में जो लिखा हुआ है इस पर ये तर्क घुसा रहे थे, अरस्तु का तर्क घुसा रहे थे। तो यही हमने पढ़ा था कि ये ना बेसिकली ये अरस्तु के तर्क को और धर्म को या कि जो बाइबल है उसको एक करने का काम कर रहे थे। बाइबल की व्याख्याएं तर्क के माध्यम से कर रहे थे जो है ना जो स्कॉलिस्टिक थे। लेकिन इसका खंडन हॉब्स करता है और इसे भी राज सत्ता के अधीन कर देता है। चर्च कॉमनवेल्थ के अधीन अन्य संघों जैसा ही एक संघ है। हॉब्स पाप के पद का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पाप रुग्ण रोमन साम्राज्य का भूत है, वह भूत उस साम्राज्य की कब्र पर बैठा हुआ है। धर्म के साथ साथ हॉब्स ने नैतिकता को भी बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि स्वयं को पढ़ो, अर्थात नैतिकता सापेक्ष है, इसका मानदंड स्वयं मनुष्य है। तो हॉब्स नैतिकता के बारे में क्या बोलता है ना, धर्म और नैतिकता के बारे में। धर्म के बारे में तो हमने देखा है कि धर्म को भी उसने राज सत्ता के अधीन कर दिया है। लेकिन नैतिकता के बारे में क्या बोलता है, नैतिकता के बारे में क्या बोलता है, ये कहता है कि नैतिकता फालतू चीजें होती हैं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, निरपेक्ष नहीं होती है ना, सार्वभौमिक नहीं होती है ना, सार्वभौमिक नहीं होती है जैसा कि अरस्तु और प्लेटो कहते हैं। नहीं सर, ये सापेक्ष होती है ना, सापेक्ष होती हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। हमारे नजर से हमारे लिए सुख कुछ और हो सकता है, आपके लिए आपकी नजर से आपका सुख अलग हो सकता है। तो व्यक्ति निर्धारित करेगा कि नैतिकता क्या है, ना कि कोई राज्य निर्धारित करेगा, कोई महान व्यक्ति निर्धारित करेगा, है ना। तो यही बात है इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये माइकल ऑक्सफोर्ड है, ये महत्वपूर्ण समर्थक है किसका, हॉब्स का, ने इस पुस्तक को महान बताते हुए लिखा है कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में रचित राजनीतिक दर्शन की महानतम, शायद एकमात्र महानतम रचना है। यानी ये लेवियाथन क्या है, लेवियाथन हॉब्स की मैग्नस ओपस है, यानी महान कृति है। पर क्ले रेंडन, काउले, सर रॉबर्ट फिल्मर, व्हाइट हॉल आदि इस पुस्तक के आलोचक हैं। तो जो आलोचक हैं उनको देख लेते हैं। तो हम लोग तो है ना, माइकल जो ऑक्सफोर्ड है वो तो इसका समर्थन करता है, और जो माइकल ऑक्सफोर्ड है उसके बारे में हम लोग किसी संदर्भ में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एक महान थिंकर है। बेसिकली नवरूढ़िवादी था, नवरूढ़िवादी या परंपरावादी था, है ना। और ये तर्क बुद्धि को खतरनाक मानता था। क्यों? क्योंकि तर्क बुद्धि के कारण ही इतना जंजाल फैला हुआ है। अगर तर्क बुद्धि न होती, उसकी जो पुस्तक है माइकल ऑक्सफोर्ड की, रैशनलिज्म इन द पॉलिटिक्स, है ना, तो उसमें उसने तर्क बुद्धि को खतरनाक बताया है। क्योंकि तर्क बुद्धि के कारण ही मनुष्य तर्क करता है, फिर आपस में लड़ाई झगड़े करता है और फिर एक दूसरे को मारता है, काटता है। तो ये सब चीजें होती हैं। अगर तर्क ही ना होता तो कहाँ से ये सब चीजें होती। तो ये थोड़ा सा इसको है ना क्रिटिसाइज करता है। और जो हॉब्स है उसको, उसकी जो रचना है लेवियाथन, उसको मैग्नस ओपस कहता है। तो ये तो हो गई बात किसकी, माइकल ऑक्सफोर्ड की। चलिए अब उसके आलोचक हैं उनको देख लेते हैं। आलोचक, तो आलोचकों में सबसे पहले नाम आता है क्ले, क्या नाम था यहाँ पर, क्ले रेंडन। तो ये क्ले रेंडन है, ये बोलता है कि जो हॉब्स की रचना है लेवियाथन, इसमें राजद्रोह है, इसमें धर्मद्रोह है, इसमें राजद्रोह है, धर्मद्रोह है, राजद्रोह है। क्यों? क्योंकि जब हॉब्स कहता है ना कि अगर राजा प्रजा की बात नहीं मान रहा है, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, तो जनता के पास अधिकार है फॉर द सेक ऑफ देयर लाइफ, है ना, लिबर्टी, है ना, जो जनता है अपने सभी अधिकार दे देती है लेकिन राइट टू लाइफ नहीं देती है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें, इसका राइट कभी नहीं देती जनता राजा को, या कि जो सॉवरेन है, या कि जो लेवियाथन है, जो कि वो कॉमनवेल्थ है, उसकी ताकत नहीं देती। तो अगर कॉमनवेल्थ जनता के लाइफ की रक्षा नहीं कर पा रहा है ना, उनको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आप राजद्रोह कर दीजिए ना, आपको अधिकार है कि आप राजा के खिलाफ जाइए। धर्मद्रोह, तो धर्मद्रोह कैसे हुआ? धर्मद्रोह यही ना हुआ कि वो लोगों को भड़का रहा है कि चर्च और कुछ नहीं है, है ना, चर्च ये फालतू की चीजें हैं, है ना, ये लोगों को अपने अधीन रखती हैं, और इसी के कारण जो है तो जो ना चीजें सही नहीं हो पा रही हैं, और चर्च ही बेसिकली ये सारी बुराइयों की जड़ है ना, हमने देखा था। इसके बाद काउले आता है, तो काउले आता है, जो हॉब्स है उसको मालबरी, हमने देखा था कि ये मालबरी में पैदा हुआ था, तो ये मालबरी का, इसे काउले को मालबरी का दैत्य कहता है।
काउले, किसको? हॉब्स को, है ना। और उसका मानना था कि इसमें कुछ उच्च श्रृंखल जो प्रिंसिपल हैं दिए हुए, उच्च श्रृंखलता के सिद्धांत दिए हुए, है ना। फिर आगे चल के हम लोग व्हाइट हॉल को पढ़ेंगे। व्हाइट हॉल भी एक महत्वपूर्ण इसका आलोचक है, व्हाइट हॉल। और फिर पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, है ना, जो हॉब्स की लेवियाथन रचना थी उसको एग्जामिन करने के लिए, तो उसने इसे जहरीला बताया था, है ना। लेवियाथन को जहरीली रचना बताई थी। तो इसके कुछ आलोचक भी रहे। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो कैलेंडर के अनुसार हॉब्स का दर्शन विद्रोह की प्रश्नोत्तरी है। लेवियाथन पोप की भाषणबाजी और पोप लीला का षड्यंत्र है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि कैसे पोप की भाषणबाजी और पोप लीला का षड्यंत्र है। तो इनका हल हो सकता है, इनका मानना हो कि पोप ने हॉब्स को समझाया हो कि आप ऐसा कह दो कि जनता राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। तो ये हो सकता है। फिर ये कैलेंडर, है ना, कैलेंडर क्या बोलता है कि लेवियाथन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया। हमने देखा था कि ये प्यूरिटन जो रिवोल्यूशन हुआ था, ये प्यूरिटन्स का नेता था, तो ये क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ है। फिर मैंने आज तक एक ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वास भंग, धर्मद्रोह भरा हो। उपयुक्त आलोचनाएं कर क्लेरेंडन ने लेवियाथन को जलाने की सलाह दे डाली थी। 1683 में लेवियाथन व डीसीबे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाकायदा जलाई गई। व्हाइट हॉल के अनुसार लेवियाथन में उच्च श्रृंखल सिद्धांत यानी ल्यूड प्रिंसिपल दिए हुए, है ना, ल्यूड प्रिंसिपल दिए हुए, ऐसे प्रिंसिपल, है ना, जो, है ना, अराजकता पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि, है ना, क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि ये उच्च श्रृंखल है, मतलब किसी की बात नहीं सुनता है, अपने हिसाब से काम करता है। तो ऐसे ही है कि ऐसे प्रिंसिपल दिए गए हैं जिससे आप लोगों को भड़का रहे हैं कि आप जाइए और राजद्रोह कर दीजिए, है ना, जाइए आप धर्मद्रोह कर दीजिए। ये बात, नास्तिकता, ईश्वर, धर्म निंदा व श्रद्धाहीनता के कारण काउले हॉब्स को मालबरी का दैत्य कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इसने नास्तिकता दिखाई, ईश्वर व धर्म की निंदा की, और श्रद्धाहीनता थी ही इसमें। नास्तिकतावादी हॉब्स मालबरी का शैतान है, काउले भी ऐसा कहता है। फिर 1657 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने लेवियाथन को नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना कहा है, नास्तिकता की अ मोस्ट पॉइजनस पीस ऑफ एथिज्म। फिर सर रॉबर्ट फिल्मर इसके निष्कर्षों से तो संतुष्ट थे, पर प्रस्थापनाओं यानी प्रेमाइसिस से नहीं थे। तो आगे चल के हम लोग जब लॉक को पढ़ेंगे तो फिल्मर का पूरा एक संदर्भ लेंगे और फिल्मर के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि लॉक में तो पढ़ना ही है। तो ठीक है। सीबी मैकफरसन ने हॉब्स को बुर्जुआ बाजार यानी बुर्जुआ मार्केट सोसाइटी का इतिहास लेखक बताते हुए उसके प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य बताया। किसने? सीबी मैकफरसन ने। हॉब्स को बुजुर्ग नहीं, बुर्जुआ बाजार समाज यानी यही कैपिटलिस्ट समाज जो उभर रहा था, जो कैपिटलिज्म हॉब्स के समय एक उफान मार रहा था, उड़ रहा था, तो उसका जो बुर्जुआ बाजार समाज था उसके इतिहास लेखक बताता है। जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास है, उसको क्या बताता है? इतिहास लेखक बताता है। और प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य मानता ही। किसके? हॉब्स के मनुष्य को। हॉब्स की जो रचना है, तो हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है उसके बारे में अब देखते हैं। हॉब्स की अध्ययन पद्धति बेसिकली निगमनात्मक है, है ना, यानी कि ये डिडक्टिव है। जैसा कि हमने कहाँ पढ़ा था? प्लेटो के बारे में पढ़ा था। डिडक्टिव है, यानी कि यहाँ पर पहले ही मान लिया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब फिर उसको आप समझाते रहिए। यहाँ हमें सामान्य से विशेष की ओर जाना पड़ता है ना, सामान्य से विशेष की ओर जाना पड़ता है। तो हॉब्स पहले से ही सोच लेता है कि व्यक्ति बुरा होता है, व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, भय उसे हमेशा प्रभावित करता है ना। तो ये पहले से ही सोच लेता है, और फिर वो जैसे वो सोच लेता है उसको फिर कैसे है ना, व्यक्ति अपने भय से है ना, और किस प्रकार वो बुरा होता है तो वो क्या करता है ना, स्टेट ऑफ नेचर में, और वो सुरक्षा के लिए क्या है ना करता है, जैसे समझौता करता है, फलाना दिखाना। तो ये है। तो इसमें इसकी जो पद्धति है निम्नात्मक है। फिर हॉब्स पर सर फ्रांसिस बेकन, गैलीलियो, यूक्लिड का प्रभाव था। हॉब्स की अध्ययन पद्धति आंशिक रूप से गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन की रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड से प्रभावित है। वह आंशिक रूप से यूक्लिड की डिडक्टिव रीजनिंग यानी निर्णयात्मक तर्क प्रणाली से प्रभावित है। तो ये फ्रांसिस बेकन और गैलीलियो की रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड से, और आंशिक रूप से
यूक्लिड की डिडक्टिव रीजनिंग से प्रभावित है। हॉब्स ने यूक्लिड व उसके ज्यामिति के बारे में कहा है कि ज्यामिति वह एकमात्र विज्ञान है जिससे मानव ने भगवान को प्रसन्न किया। हमने शुरू में देखा था ना इसका संदर्भ कि जब हम मैथ या कि ज्यामिति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना, उसमें जब उलझ जाते हैं तो कितना मजा आता है ना, कब टाइम चला गया पता ही नहीं चलता। तो इसी संदर्भ में ये बोलता है। फिर हॉब्स ने राजनीति के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान का प्रयोग किया तथा इतिहास व नीति विज्ञान, इथिक्स का प्रयोग नहीं किया। तो वो इतिहास और नीति विज्ञान, इथिक्स का प्रयोग नहीं करता, जैसा कि मैकियावेली करता है ना, ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करता है। नीति विज्ञान का प्रयोग कौन करते हैं? जो ग्रीक थिंकर थे, प्लेटो और अरिस्टोटल। हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलिस्टिक जो पद्धति थी, हमने देखा था कि तर्क यानी जो अरस्तु का तर्क था उसे धार्मिक रूढ़ियों से मिला के या बाइबल की तर्कपूर्ण जो व्याख्या की गई थी उसका जो उदार खंडन करता है, क्योंकि स्कॉलिस्टिक पद्धति द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता था। सेवाइन ने हॉब्स की अध्ययन पद्धति को निर्मात्मक यानी डिडक्टिव कहा।